इसलिए मानचित्र पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो आपकी 181 होती है और गलों पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 179 होती है। यहाँ तक तो बात अपन ने कल वाली क्लास के अंदर कर ली थी और आज अपन आगे बात को बढ़ाते हैं और वो आज अपन जिन बिंदु के बारे में बात करेंगे वो अपना बिंदु है सबसे पहले कि अक्षांश रेखाओं की विशेषता। आज अपना बिंदु रहेगा अक्षांश अक्षांश रेखाओं की विशेषता। आज अपन किसके बारे में बात करेंगे? जो अक्षांश रेखाएं होती है उन अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषताएं होती है उन विशेषताओं के बारे में अपन बात करेंगे। और कल अपन ने अक्षांश रेखा क्या होती है ये बात तो कर ली। अब सबसे पहले अक्षांश रेखा की विशेषता की बात की जाए तो अपन देखते हैं तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कैसी होती है? समांतर होती है। तो पहली विशेषता क्या होगी? विशेषता नंबर एक विशेषता इसकी ये होती है अक्षांश अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। अक्षांश रेखा क्या होती है? समांतर। अब बात अपन ने ये इन दोनों अक्षांश रेखाएं क्या है इसके बारे में बात अपने कल वाली क्लास के अंदर कर ली थी। अब अपने पास एक नया शब्द क्या आ गया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है? समांतर। अब जो समांतर शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? जब समांतर शब्द के अर्थ की बात की जाए, जो मान ग्लोब होता है उस ग्लोब पर दो निकटतम जो अक्षांश होते हैं, जो ग्लोब है उस ग्लोब पर दो निकटतम जो अक्षांश है उन दो निकटतम अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है? समान होती है। मध्य की दूरी क्या होती है? समान। इसका मतलब है कि वो दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मान ग्लोब होगा उस ग्लोब पर निकटतम दो अक्षांश, ऐसे नहीं है जैसे 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश, इसका मतलब ये दोनों किस प्रकार का अक्षांश है? निकटतम अक्षांश है। या 3 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी, या 4 डिग्री अक्षांश और 5 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी, इसी प्रकार से 80 डिग्री 81 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्लोब है उस ग्लोब पर दो निकटतम यानी दो पास के जो अक्षांश होते हैं उन अक्षांश रेखाओं, दो पास की जो अक्षांश रेखा है उन दो पास की अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी अगर क्या है? समान है, तो इसका मतलब वो रेखाएं कैसी होगी? वो समांतर होगी। जैसे अपन बात करें, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये इसके बाद मान लो यहाँ 1 डिग्री आएगी, ये मान लो यहाँ पे कौन सी आएगी? 1 डिग्री। 0 के बाद कौन सी आ गई? मान लो यहाँ पे जो रेखा है वो पास कौन सी? 1 डिग्री। कौन सी? 1 डिग्री। अब 0 डिग्री और 1 डिग्री, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और एक है अपने पास 1 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री और 1 डिग्री अक्षांश रेखा दोनों किस प्रकार के अक्षांश रेखा है? पास की। निकटतम का मतलब दोनों पास की अक्षांश रेखा है। अब इन दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी अगर क्या है? जैसे मान लो अपने यहाँ पे देख ले मध्य की दूरी, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देख लिया, सब जगह मध्य की दूरी अगर समान है तो इसका मतलब है कि ये जो अक्षांश रेखा है वो कैसी रेखा है? समांतर है। किस प्रकार रेखा होगी? समांतर रेखा है। शर्त ये कि निकट के पास, निकट मतलब पास वाले 0 और 1, 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश होना चाहिए, 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तो 1 डिग्री अक्षांश ले लिया अपन ने और एक अपन लेते 5 डिग्री अक्षांश, अब इनके मध्य की दूरी का अपन बात करेंगे तो ये गलत है। तो वो आपस में ये बात है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने देखा कि जो पहली विशेषता की अक्षांश रेखा क्या होती है? समांतर। कैसी होती है अक्षांश रेखा? समांतर। तो समांतर का मतलब ये हुआ, समांतर का मतलब हुआ कि ग्लोब पर निकटतम दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है। यानी ग्लोब पर निकटतम जो दो अक्षांश होते हैं
दो अक्ष यानी ग्लोब पर दो निकटतम जो अक्षांश रेखाएं होती है, उन अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब है कि वो दोनों रेखाएं कैसी होगी, आपस में समांतर रेखाएं होगी। और अपन देखते सामान्यतः बात करते हैं कि सामान्यतः ग्लोब पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, कि अपन देखते हैं कि दो निकटतम, सामान्यतः बात कर रहा हूं मैं, सामान्यतः दो निकटतम अक्षांश होते हैं, उन निकटतम दो अक्षांश रेखाएं होती है, उन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। जो दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.13। यानी ये अपने बात की कि जो अक्षांश रेखा है, पहले विशेषता की जब अपन बात की, अक्षांश रेखा क्या होती है, समांतर होती है। और जब अपन ने अक्षांश रेखा समांतर की बात की तो इसका अपने अर्थ ये निकाला कि जो ग्लोब है, उस ग्लोब पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी क्या होती है, समांतर। जब दो निकटतम अक्षांश रेखाओं की दूरी समांतर है, इसका मतलब जो उनके मध्य की दूरी समान, इसका मतलब कि वो दोनों अक्षांश रेखा क्या होगी, समांतर होगी। और सामान्यतः जो ग्लोब होता है, उस ग्लोब पर जो निकटतम जो अक्षांश रेखाएं होती है, और अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर। अब बात ये कि ये दूरी आई कहां से, अगली बात यह है कि अपन ने जो 111.13 किलोमीटर दूरी जो बताई है, दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होती है, उन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी है वो 111.13 किलोमीटर होती है। पर ये दूरी आई कहां से, इस दूरी को ज्ञात कैसे किया जाता है ना। रट के तो अपन ये याद नहीं रख सकते, परीक्षक होता है वो इसको आंकड़ों को चेंज करके भी पूछ सकता है, तो इसको अपन रट करके तो याद नहीं कर सकते। तो अपन देखते हैं कि ये दूरी कैसे आई। अगर ये जो दो निकटतम अक्षांशों के मध्य की दूरी है वो 111 किलोमीटर है, ये किस प्रकार से आई उसकी अगर बात करें अपन, तो देखते हैं। पहली एक बात होती है, पढ़ा मैंने अपने देखा था, आप जानते भी होंगे कि भूमध्य रेखीय परिधि। बात किसकी करें, पृथ्वी की बात करें। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि होती है, और एक होती है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। कौन सी परिधि होती है, ध्रुवीय परिधि। दो प्रकार की बात की कि अपन देखा कि पृथ्वी की एक, तो मैं कौन सी परिधि की बात कर रहा हूं, एक है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, और दूसरी कौन सी परिधि है, ध्रुवीय परिधि। कौन सी परिधि है, ध्रुवीय। अब ये भूमध्य रेखीय पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि क्या होती है, और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि क्या होती है। जैसे ये मान अपने पास ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब। अब ग्लोब पे है, ये तो है 0 डिग्री, और ये उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। मान लो अपने पास एक ग्लोब है, इस ग्लोब पे ये 0 डिग्री है, जिसको मैं कहते हैं भूमध्य रेखा है, और ये उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव। अब देखो, अगर मैं ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के यहाँ से कोई धागा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाता हूं, और यहाँ से वापस यहाँ ले जाता हूं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में, और इस बिंदु से वापस यहाँ तक पहुंचाने में जितनी धागे की जो लंबाई होगी, वही क्या होगी, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि होगी। वह क्या होगी, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। यानी मान लो कि ये तो 0 डिग्री है, और यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। अब मैं यहाँ से किसी धागे को इस ग्लोब के चारों ओर लपेटना शुरू करता हूँ। मान लो यहाँ से मैंने इसको लपेटना शुरू किया, यहाँ से होते हुए मैं यहाँ से होकर के यहाँ तक गया थी, पूर्ण रूप से जो ग्लोब था उस ग्लोब पे धागा है वो अपने लगा दिया। जब ग्लोब पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूर्ण रूप से आपने धागा लगा दिया, तो ये जो धागा की लंबाई होगी
इस धागे की लंबाई को अपन कहेंगे ध्रुवीय व्यास, कहेंगे ध्रुवीय परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस धागे की ये जो लंबाई है, इस लंबाई को कहते हैं पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। और इसी प्रकार से ये है 0 डिग्री, ये क्या है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो इसको अगर मैं ग्लोब को इस प्रकार से ऐसी अगर धागा लपेट दो इस पे, 0 डिग्री पे बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से अगर कोई धागा लगा देता हूँ, मान लो ग्लोब होता है, वो तो गोल होता है, सामान्य गोल होता है, तो अगर 0 डिग्री इधर भी दोनों तरफ है ना, तो अपन 0 डिग्री दोनों तरफ होगा। तो यहाँ से इस 0 डिग्री इस बिंदु से शुरू करके मैं ग्लोब पर धागे को पूर्ण रूप से ऐसे लपेट दूंगा, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ होते हुए वापस यहाँ तक आने में जो धागे की लंबाई होगी वही क्या होगी? वो होगी पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि। उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि। जैसे मान लो ये यानी इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक होते हुए इसके पीछे भी यहाँ धागा लगेगा, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी जो लंबाई होगी, इस लंबाई को अपन कहेंगे पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि। अब पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई कितनी होती है? यानी जो पृथ्वी है इसकी भूमध्य रेखीय जो परिधि है इसकी लंबाई होती है 40,075 किलोमीटर। कितनी होती है? 40,075 किलोमीटर। इसी प्रकार पृथ्वी के ध्रुवीय जो परिधि है इसकी लंबाई होती है वो आपकी 40,008 किलोमीटर। कितनी होती है? 40,008 किलोमीटर। अब अपन ने यहाँ दो बात की, एक तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि और एक पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ध्रुवीय परिधि होती है वो जो ग्लोब होता है उसके इन ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव से गुजरते हुए वापस उस ध्रुव, तो इस प्रकार से अगर ग्लोब को किसी धागे से बांध देते हैं, धागा लगा दे उस ग्लोब पे, तो उस जो ग्लोब है उस ग्लोब में जो अपने धागा लगाया उस धागे की जो लंबाई होगी वही पृथ्वी की क्या होगी? ध्रुवीय परिधि होगी। इसी प्रकार से 0 डिग्री की इस प्रकार से अगर हम धागे को बांध देते तो वो तो हो जाएगी पृथ्वी की कौन सी परिधि हो जाएगी? विषुवत रेखीय परिधि हो जाएगी। अपन बात कर रहे थे कि ये जो 111.13 किलोमीटर दूरी है, ये दूरी कहां से आई? अब देखो, जब अपन इस दूरी की बात करते हैं तो ये अक्षांश कैसे होते हैं? अक्षांश रेखा इस प्रकार से होती है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षांश है? ये बात तो अपने कल वाली क्लास के अंदर कर ली थी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितने अक्षांश होते? 179 अक्षांश से वो अक्षांश रेखा है, अक्षांश नहीं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल अक्षांश रेखाएं होती है, कितनी होती? 179 अक्षांश रेखाएं होती है। अब देखो, ये जो निकटतम दो अक्षांश रेखाएं होती है, उन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है वो कैसे ज्ञात करेंगे? उस दूरी को अपन जो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है, ध्रुवीय परिधि बटा क्या होगा? अब देखो, ये धागा लगे, ये यहाँ से अपने धागे को शुरू किया, यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गए, इसका मतलब धागा किस पे लगा है? ग्लोब पे। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर ये जो पूरा का पूरा एंगल बना है, कितने डिग्री का बना है? जिस बिंदु से अपने शुरू, इसका मतलब 360 डिग्री एंगल बना है। कितने डिग्री कोण बना है? 360। तो ये पृथ्वी का जो कोण है, कितने कितने डिग्री कोण बन रहा है? 360 डिग्री कोण बन रहा है। अगर इसका मैं ध्रुवीय परिधि में क्या लगा दूं? भाग लगा दूं। क्या लगा दूं? भाग लगा दूंगा। तो अपन ध्रुवीय परिधि अपने पास है कितनी है? 40,008 किलोमीटर। और इसके अंदर अगर मैं 360 का भाग दूंगा ना, तो जो लगभग जो मान आएगा वो मान कितना आएगा? 111.13 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 111.13 किलोमीटर। इस प्रकार से अपन दो निकटतम जो अक्षांश होते हैं उन अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब देखो, अगर अपन क्या करें कि अगर इस प्रकार से देखें कि जो ग्लोब होता है उस ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या समान होती है? ये बात अपन करेंगे। सामान्यतः सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, पर हालांकि अगर देखें तो समान नहीं होती। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से जैसे दूरों की ओर जाते हैं थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन एंड डिफरेंट है, अंतर है, वो आता जाता है। अब अगर अपन ये बात करें, अगर मैं ये जो मान लो परीक्षक अगर इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछ ले
कि वो क्या कर ले, ये जो पृथ्वी की अपन ने ध्रुवीय परिधि मानी है वो तो 40,008 होती है, उसी को माना है कि अगर वो ऐसे मान लो कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया, बदल दिया जाए, तो इन पृथ्वी ग्लोब पर जो दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होगी उन रेखाओं के मध्य कोई अंतर यानी कोई बदलाव आएगा या नहीं, तो बदलाव आएगा। क्यों आएगा? याद है कोई राशि की दूरी है, यानी अपन दूरी दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं कि ध्रुवीय परिधि बटा 360 डिग्री। अब वो कह रहा है कि ये जो पृथ्वी की यानी ध्रुवीय परिधि है इसको मैं बदल दूंगा, इसकी परिधि को मान लेता हूं मैं कुछ दूसरी मान लो, तो सीधी सी बात है कि ये जो दो अक्षांश निकटतम दो अक्षांश रेखाएं होगी उन अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर वो पृथ्वी का अपन ने जो पूरा पृथ्वी पर कोण बन रहा था 360 डिग्री बन रहा था, अब वो क्या करता है, अगर परीक्षक मान लो इस कोण को भी क्या कर दे, चेंज कर दे, बदल दे, तो अभी सीधी सी बात है कि इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होगी उनके मध्य की दूरी ये नहीं रहेगी। तो इन दो बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन कौन से, अगर ध्रुवीय परिधि है उसको भी अगर वो परीक्षक चेंज करता है, ये 40,008 तुलना रख करके वो कहता मान लो इसकी परिधि को बदल दिया जाए तो दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य कुछ परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। और या फिर वो इस जो पृथ्वी का जो 360 डिग्री कोण है इसको दूसरा कोण मान ले तो भी इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा। अब देखो एक अपन प्रश्न की बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न लिखते हैं अपन, माना कि जो पृथ्वी का अभी तो अपन बात की थी वो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास ध्रुवीय परिधि थी, अगर पृथ्वी को 360 डिग्री कोण है उसकी जगह में उसको क्या मान लो, दूसरा, यानी पृथ्वी का जो अपन बात की थी अभी तो उसमें पृथ्वी का कोण था वो 360 डिग्री का था, अगर उस कोण को मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यानी पृथ्वी की जो 360 डिग्री कोण था उसको मैं कितना मान लू, यदि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि माना कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 43,000 किलोमीटर तथा पृथ्वी का कोण 540 डिग्री हो तो दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होगी। अब हमने क्या किया है, अपन ने देखा है कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय परिधि है वो परिधि तो आपको प्रश्न दे रखी है 45,000 किलोमीटर, और पृथ्वी का जो कोण है वो कितना दिया हुआ 540 डिग्री। इस प्रकार से दोनों आंकड़े उसने क्या कर दिए, चेंज कर दिए, बदल दिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या उन अक्षांश रेखा दो और जो दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होगी उनके मध्य दूरी क्या है 111.13 किलोमीटर होगी, नहीं होगी, क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इस प्रकार से कोई प्रश्न दे करके भी आपको जो बात है ये जो इस प्रकार का प्रश्न है वो भी दिया जा सकता है। तो अपन ने बात की जो अक्षांश रेखा है दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, जब ये आंकड़े बदलेंगे तो वो रेखा की दूरी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब अगली बात करते हैं अपन कि सामान्यतः अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, सामान्यतः दो अक्षांश रेखाओं के सामान्यतः दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, परंतु 0 डिग्री से ध्रुवों की और जाने पर घटती है। अब ये कह रहा है कि सामान्यतः अगर अपन देखें तो बात तो सही है
कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जो दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होती है उन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, परंतु अगर परंतु थोड़ा सा अगर अपन 0 डिग्री से जैसे जैसे दूरों की ओर जाएंगे तो उन दो निकटतम जो अक्षांश रेखाएं होगी उनके मध्य थोड़ा बहुत अंतर आता जाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखनी है अपने को कि दूरों की ओर जाने पर सामान्यतः दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होती है उनके मध्य की दूरी क्या होती है, घटती है। तो सामान्यतः शब्द का ध्यान रखना, क्या सामान्यतः जो शब्द है इस शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना कि सामान्य दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सत्य है। अगर वो इस प्रकार से भी प्रश्न कि सामान्य दो निकटतम यानी ये सामान्य दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है तो ये बात सही है, गलत नहीं है। पर वो इस बात को ऐसे भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है कि सामान्य दो अक्षांश रेखा सामान्यतः दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 0 डिग्री से दूरों की ओर जाने पर घटती, तो ये बात भी क्या होगी, सही है। ये बात भी क्या है, सही। अगर वो ऐसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं की दूरी हमेशा 111.13 किलोमीटर होती है, अगर वो ऐसे पूछ ले ये कथन भी सही है। और अगर वो ऐसे कह दे सामान्यतः ये कथन दे दे कि सामान्यतः दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, सामान्य दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 0 डिग्री से ध्रुवों की और जाने पर घटती है। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही, दोनों बातें सही कि सामान्य शब्द जब जोड़ दिया तो आप इसमें ध्यान रखें सामान्य दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है। अगर वो आपको इस प्रकार से कसम दे दे कि संपूर्ण गोलों पर, अगर वो कथन क्या देते कि संपूर्ण गोलों पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा 111.13 किलोमीटर होती है। तो इसका मतलब है ये बात सही है क्या, नहीं, ये बात क्या है, गलत है। गलत क्यों है कि संपूर्ण गोलों पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा 111.13 किलोमीटर नहीं होती है। और फिर अपन लिखा है सामान्य दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है। तो ये 111.13 किलोमीटर जो दूरी है ये दूरी कहाँ की है, ये दूरी है 0 डिग्री पर। कहाँ की दूरी है ये, इतनी दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 0 डिग्री पर होगी। कहाँ पे होगी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे होती है। कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से ऊपर जैसे जैसे अपन उत्तर की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, या उत्तर की ओर जाओ या दक्षिण की ओर जाओ, उत्तरी ध्रुव की ओर जाओ या बने दक्षिण ध्रुव की ओर जाओ, जाने पर ये इन दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होगी उनके मध्य की दूरी थोड़ी बहुत क्या होती है, सामान्य घटती है, ज्यादा कोई अंतर आता नहीं। इस प्रकार से ये कथन क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि ये कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा इतनी बनी हुई नहीं रहती। तो इसका मतलब हुआ कि ये कथन क्या है, गलत। या फिर वो ऐसे इस प्रकार से भी कथन दे सकता है, कैसे कि संपूर्ण गोलों पर दो निकटतम, संपूर्ण गोलों पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी सामान्यतः 111.13 किलोमीटर होती।
इसका मतलब हुआ कि ये बात क्या है, सही है। क्यों है? यहाँ शब्द कौन सा आया, समानित शब्द आने पर ये संपूर्ण गलों पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समानित क्या होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। इसका मतलब ये बात क्या है, सही। और गलों पर 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर समानित दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, घटती है। ये बात अभी हमने पढ़ी थी। पर बात ये कि ये देखो कि सामान्य दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है। ऐसा क्यों होता है कि अब ये बात कह रहा है घटती, ये बात उसे अपने मान ली घटती, पर ये घटती क्यों, घटती क्यों, क्या कारण है कि उन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी घटती। जब अपन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी घटती है, इसके कारण क्या कारण है, जब कारण को जानते तो अपन देखते हैं जो पृथ्वी के आकार की वजह से घटती है। किसकी वजह से, पृथ्वी के आकार के कारण। अगर पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल होती ना, तो इन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। पर पृथ्वी है पूर्ण रूप से गोल नहीं। जो पृथ्वी है वो पृथ्वी किस आकार की है, पृथ्वी जियोड आकार की। किस आकार की है, जियोड आकार की। जब पृथ्वी जियोड आकार का मतलब ये होता है कि पृथ्वी 0 डिग्री, जो अपन जब ग्लोब देखते हैं तो देखते हैं ग्लोब जो 0 डिग्री है वहां पे तो दो निकटतम अक्षांश रेखा 0 डिग्री पे उभरी हुई है, और ध्रुव पे पृथ्वी क्या है, अंदर धसी हुई है। जब अंदर धसी हुई है इसका मतलब उसके ऊपर वजन ज्यादा आ रहा है, जब इस प्रकार से प्रतीत होता है। जब इस प्रकार से प्रतीत होता है तो इसका मतलब दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होती है, उन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। और जो 0 डिग्री है वहां पे पृथ्वी क्या उभरी हुई नजर आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन दो निकटतम अक्षांश जो पास के अक्षांश होते हैं उनके मध्य की दूरी ध्रुवों के पास निकटतम दो अक्षांश रेखा उनकी तुलना में थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन देख सकते हैं सामान्यतः जो निकटतम अक्षांश रेखा है ध्रुवों पे है या फिर जो 0 डिग्री के आसपास उसमें थोड़ा बहुत अंतर है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं करक और मकर रेखा के पास निकटतम। अब जैसे जैसे अपन ने कहा कि 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री से मैं ऊपर जाऊंगा ना तो भी इन दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होगी, घटी। अगर 0 से डिग्री से नीचे दक्षिण की ओर आऊंगा तो भी दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की निकटतम दूरी है उसमें थोड़ा बहुत क्या आएगा, जो घटने की पर जो निकटतम दो अक्षांश रेखा है उनके मध्य की दूरी थोड़ी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब हम जीरो करक और मकर रेखा पे बात करते हैं वहां पे दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होती है, उन अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। तो करक रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके पास दूसरी जो भी अक्षांश रेखा होगी इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी, यानी यहाँ जो 0 डिग्री के पास जो अक्षांश है उनके मध्य की दूरी की तुलना में यह दूरी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। और सामान्यतः अपन देखते हैं कि दो करक और मकर रेखा के पास हमने जो निकटतम अक्षांश रेखाएं होती है उन अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है, 110.9 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 110.9 किलोमीटर। तो अभी अपन बात करते हैं करक और मकर रेखा। करक वह मकर रेखा के पास, मकर रेखा के पास दो निकटतम अक्षांश, दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 110.9 किलोमीटर। कितनी होती है, 110.9 किलोमीटर। अब अगली बात करें दूरों की, तो दूरों की कितनी होगी, दूरों पर दो निकटतम अक्षांश रेखाओं
के मध्य की दूरी कितनी होती है? ये होती है 110.7 किलोमीटर। कितनी होती है? 110.7 किलोमीटर। इस प्रकार से अपने दो बिंदु के बारे में बात की। एक की जो करक और जो मकर रेखाएं होती है, करक और मकर रेखाओं के पास जो अक्षांश करक और मकर रेखा उनके पास जो दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होगी, उनकी जो मध्य की दूरी होती है वो सामान्यतः कितनी होती है? 110.9 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों पर ये जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है? सामान्यतः शब्द आएगा, ध्यान रखना, लगभग 110.7 किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि हमेशा दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान रहती है। इसका मतलब ये कथन पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। और दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य सामान्यतः जो दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर होती है, ये बात भी सत्य है। और दो निकट यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के मध्य जो सामान्यतः दूरी है वो आपकी 110.9 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों के पास दो निकटतम अक्षांश रेखाओं की जो सामान्य दूरी है वो आपकी 110.7 किलोमीटर होती है। और ये भी बात ध्यान रखनी, सामान्यतः 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? घटती है। और ये दूरी घटती है, इसके पीछे कारण क्या है? ये दूरी इसलिए घटती है कि पृथ्वी के आकार की वजह से घटती है। किसकी वजह से घटती है? कि पृथ्वी का आकार एक समान नहीं है, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, जिसकी वजह से इनकी दूरियों के मध्य वेरिएशन है वो आता है। तो इस प्रकार से एक विशेषता के बारे में बात कंप्लीट की। और एक विशेषता है कि अपने पढ़ा ये विशेषता की जो अक्षांश रेखाएं होती है वो किस प्रकार की होती है? समांतर रेखाएं होती है। अगली बात करते हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती है। अगली बात हम क्या करेंगे कि प्रत्येक अक्षांश रेखाएं, दूसरी विशेषता लेते हैं। दूसरी विशेषता ये कि प्रत्येक अक्षांश रेखाएं किसका निर्माण करती है? एक वृत्त का। दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वृत्त का। यानी आपने देखा कि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त बनाती। कैसे? जैसे एक अक्षांश, जैसे अपन ने ये 0 डिग्री अक्षांश, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री ये क्या है? रेखा, अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब ये रेखा ग्लोब के इस तरफ भी है और ग्लोब के उस तरफ भी है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? वृत्त का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? वृत्त का। तो मतलब कि प्रत्येक अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है? वृत्त का निर्माण करती है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त कहा जाता है। इसकी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त का। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है, इसलिए इसको अपन कैसे अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्षांश वृत्त का। जब अपन में ये जैसे 0 डिग्री की बात करें तो ये 0 डिग्री एक वृत्त का निर्माण, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। और ये अक्षांश रेखा एक अक्षांश वृत्त का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? अक्षांश वृत्त का। अब बात ये थी अक्षांश वृत्त कितने होते? अब अक्षांश वृत्त का मतलब ये जो अक्षांश रेखा होगी वो एक वृत्त बनाएगी। क्या बनाएगी? अक्षांश रेखा एक वृत्त है। जैसे मान लो जो आपके पास ग्लोब होता है, उस ग्लोब को 0 डिग्री की बात करो तो ग्लोब के इस तरफ से 0 डिग्री गुजरेगी और ग्लोब के इस तरफ से एक 0 डिग्री गुजरेगी। मान लो यहाँ से 0 डिग्री चलना शुरू किया तो वापस वो यहाँ से होते हुए वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक 0 डिग्री जो अक्षांश था, इस अक्षांश से पूर्ण रूप यहाँ से होकर वापस इस बिंदु पे मिल गया ना, मिला नहीं मिला? तो इसका मतलब कि इसने एक वृत्त का निर्माण, सर्किल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? सर्किल, यानी एक वृत्त बन गया। क्या बना? एक वृत्त। जब ये वृत्त बना ना तो इसको अपना अक्षांश वृत्त बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको? इनकी जो एक अक्षांश रेखा है एक वृत्त का निर्माण करती है, उस वृत्त को हम अक्षांश वृत्त है वो भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अक्षांश वृत्त बना। अब बात यह आती है कि अक्षांश वृत्त होते क्या, कितने होते हैं? जैसे अक्षांश रेखाओं की बात की, अक्षांशों की बात की, इसी प्रकार से एक अपने पास शब्द है कि अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। जितने अक्षांश रेखा होगी उतने क्या होते हैं? अक्षांश वृत्त होते हैं। तो इसका मतलब अक्षांश वृत्त भी कितने होंगे बच्चों? कितने होंगे आपके? 180 अक्षांश वृत्त होते हैं। कितने होते हैं? 180 अक्षांश वृत्त होते हैं।
अब बात ये आती है कि जैसे ये आपके पास ग्लोब है, इस ग्लोब पे यह 0 डिग्री, और जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जाता हूँ, जैसे 0 डिग्री जो एक अक्षांश है, अक्षांश रेखा, ये एक अक्षांश का एक अक्षांश वर्त का निर्माण करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये मान लो 10 डिग्री अक्षांश है, कौन सी है, 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री अक्षांश है ना, मानते हैं कि यहाँ है ये 10 डिग्री अक्षांश, मान लो यही 60 डिग्री अक्षांश, और ये मान लो 80 डिग्री अक्षांश। जब ये 0 डिग्री अक्षांश है तो ये जो ग्लोब होता है, ये 0 डिग्री यहाँ पर भी रेखा, ग्लोब इस तरफ भी है, तो इसका मतलब ये वर्त बना, क्या बना, जिसको अपने कहते हैं अक्षांश वर्त। इसी प्रकार से ये रेखा भी क्या बनाएगी, वर्त बनाएगी, उसको भी क्या कहेंगे, अक्षांश वर्त। पर देखो इस अक्षांश वर्त और इस अक्षांश वर्त में अंतर है, इसकी परिधि ज्यादा है, इसकी परिधि क्या है, कम है, इसकी परिधि क्या होगी, कम होगी, इसकी परिधि क्या है, लंबी। तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री अक्षांश होता है ना, 0 डिग्री जो अक्षांश वर्त है उसकी परिधि क्या होती है, सबसे अधिक होती है। सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा होगा, 0 डिग्री। अब प्रश्न यहां से बनता है कि सबसे बड़ा अक्षांश ग्लोब पर सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वहां ये 0 डिग्री अक्षांश वर्त है वो क्या होगा, ग्लोब पर, पूरे ग्लोब पर सबसे क्या होगा, बड़ा अक्षांश होगा। तो आपकी बात समझ में आ गई है कैसे, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे तो ये जो भी अक्षांश रेखा होगी, जो अक्षांश रेखा है वो जिस वर्त का निर्माण करेगी, जो अक्षांश वर्त बनेगा, उस अक्षांश वर्त की जो परिधि होगी, उस परिधि की लंबाई क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो इस बात को अपने ऐसे भी 0 डिग्री है वो सबसे बड़ा अक्षांश वर्त होता है, इसलिए इसको मान वर्त भी कहते हैं, यानी ये सबसे बड़ा है इसलिए इस 0 डिग्री अक्षांश वर्त को क्या कहते हैं, इसको मान वर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मान वर्त। क्या कहते हैं इसको, मान वर्त। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अक्षांश वर्त है वो बनता है, इस कारण से इसे मान वर्त है, यानी मान अक्षांश वर्त है वो भी कहा जाता है। अगली बात अपने से इसका था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बात और ये भी लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों की परिधि घटती जाती, सही बात, अक्षांश वृत्तों की परिधि क्या होती है, घटती, यानी ये जो अक्षांश रेखा की लंबाई भी ज्यादा है तो इसका परिधि वो भी लंबी होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे या फिर दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे इन जो अक्षांश वृत्त होंगे इनकी परिधि क्या होती जाती है, घटती जाती है। अक्षांश वृत्त होंगे वो जैसे अपन 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे या 0 डिग्री से दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे ये जो अक्षांश वृत्त होते हैं इन अक्षांश वृत्तों की परिधि होती है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। जिससे अक्षांश वृत्त का आकार क्या हो जाएगा, जब परिधि घटेगी तो इसका मतलब अक्षांश वृत्त होगा उस अक्षांश वृत्त का आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये भी बात अपन ने देखी थी कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो अक्षांश वृत्त होते हैं वो कितने होते हैं, 179 अक्षांश वृत्त है वो होते हैं। परंतु गलत ये बात है कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर अक्षांश वृत्त की बात की, किसकी बात की, कि इसको प्रश्न को इस दो प्रकार से पूछ सकता है आपसे, यानी इस प्रश्न को परीक्षक है वो दो प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो ये कि संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांश वृत्त कितने, कि संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांश वृत्त, या वो इस प्रकार से पूछ सकता है कि संपूर्ण ग्लोब पर वृत्त है, संपूर्ण वृत्त यानी संपूर्ण ग्लोब पर क्या पूछ रहा है, वृत्त, और एक पूछ रहा है कि संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांश वृत्त कितने, अलग प्रकार, दोनों अलग बात है। कि संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांश वृत्त है वो तो कितने होते हैं, जब अक्षांश वृत्त की बात आ जाती है इसका मतलब है कि जितनी अक्षांश रेखा है उतने अक्षांश वृत्त बनते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179, तो इसका मतलब है कि अक्षांश वृत्त भी कितने बनेंगे, 179। पर ये पूछ संपूर्ण ग्लोब पर वर्त कितने,
अब जब संपूर्ण गोलों पर वर्त की बात आएगी तो वर्त कितने होते हैं, अनंत बनेंगे। कितने वर्त बनेंगे, जब ये देशांतर रेखा होगी इसके द्वारा भी किसका निर्माण किया जाएगा, एक वर्त। जो देशांतर रेखा होगी, दो देशांतर रेखा मिलकर के एक वर्त का निर्माण होगा। दो अलग प्रकार की देशांतर रेखाएं मिलकर के एक वर्त का निर्माण कर सकती है। तो इसका मतलब अगर इस प्रकार से पूछ लें कि संपूर्ण गोलों पर वर्त कितने, तब तो आपका उत्तर क्या होगा, अनंत वर्त होते हैं। कितने वर्त बनेंगे, अनंत वर्त बनेंगे। पर प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले कि संपूर्ण गोलों पर अक्षांश वर्त कितने होते हैं, क्या पूछ ले कि संपूर्ण वर्त पर अक्षांश वर्त कितने होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, 179 अक्षांश वर्त है वो होते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी विशेषता के बारे में हमने बात की। अब तीसरी विशेषता देखते हैं। जब तीसरी विशेषता की मैं बात करता हूं, और तीसरी विशेषता है दो निकटतम अक्षांश रेखाएं एक दूसरी रेखा को काटती नहीं। तीसरी विशेषता क्या है कि दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होती है वो एक दूसरे को काटती नहीं, यानी या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि दो अक्षांश रेखाएं होती है वो आपस में कभी मिलती नहीं है या फिर एक दूसरे को काटती नहीं। इस बात का वैसे भी लिख सकते हैं कि दो निकटतम अक्षांश रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं। अब काटेगी कैसे, जैसे ये 0 डिग्री और ये मान लो पृथ्वी का अक्ष। अब अगर ये पृथ्वी की सतह में यहाँ पे बिंदु है और ये बिंदु है वो पृथ्वी के केंद्र के साथ जितना डिग्री कोण बनाएगा उतना डिग्री अक्षांश होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु पृथ्वी के अक्ष के साथ डिग्री कोण बनाएगा। जैसे मान लो 10 डिग्री कोण पे 10 डिग्री अक्षांश है। अब ये 10 डिग्री अक्षांश और ये भी 10 डिग्री अक्षांश है, एक ही गोलार्ध इन दोनों को मिलाना, ये काल्पनिक रेखा, इसको अपन क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। इसी प्रकार से मान लो एक बिंदु ये है कोई और एक बिंदु ये। अब ये इस बिंदु को मैंने पृथ्वी के अक्ष से मिलाया और इस बिंदु को भी मैंने पृथ्वी के अक्ष से मिलाया। तो अब यह जब जितनी डिग्री का कोण बनेगा, मान लो ये 20 डिग्री का बन रहा है, इधर भी कितने का बन रहा है 20 डिग्री, इसका मतलब 20 डिग्री अक्षांश है और ये भी कितने डिग्री है 20 डिग्री अक्षांश है। अब इन दोनों अक्षांशों को मिलाया तो ये दोनों अक्षांशों को मिलाने के लिए जो काल्पनिक रेखा का मैंने उपयोग किया इसको मैं क्या कहूंगा, अक्षांश। तो इस प्रकार से ये अक्षांश और ये अक्षांश एक दूसरे को काट देंगे नहीं, तो ये इस बात का भी ध्यान रखें कभी भी दो अक्षांश रेखाएं वो एक दूसरे को काटती नहीं है या एक दूसरे से मिलती नहीं, जबकि सभी अक्षांश, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट बात है क्या कि दो निकटतम अक्षांश रेखाएं तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, पर जब अक्षांश या जब अक्षांश होते, अक्षांश की बात अब कल की थी, अक्षांश क्या होता है कि पृथ्वी का जो अक्ष और पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु है वो बिंदु पृथ्वी के अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता, उस कोण को अपन क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो जो अक्षांश होते हैं सभी अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से विसर्जित होते हैं। मतलब जैसे ये 20 डिग्री अक्षांश है तो ये यहाँ पृथ्वी का केंद्र तो ये, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वही तो अक्षांश होगा। ये भी इस प्रकार से सभी, जैसे ये 60 डिग्री मान लो तो ये पृथ्वी का जो अक्ष है, ये पृथ्वी की सतह में जो बिंदु है, ये बिंदु पृथ्वी के अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 60 डिग्री अक्षांश है, पर ये अक्षांश है जो 60 डिग्री विसर्जित कहां से हो रहा है, पृथ्वी के केंद्र से हो रहा है। तो ये बात अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से क्या होते हैं, विसर्जित होते हैं, यानी केंद्र से निकलते हैं, या इसको कह सकते हैं केंद्र से क्या होते हैं, विसर्जित होते हैं। तो ये इस बात को भी ध्यान रखें। जबकि यह ऐसे लिख दो कि सभी अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से विसर्जित होते हैं, विसर्जित या पृथ्वी केंद्र से निकलते। तो ये बात क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि जैसे ये 10 डिग्री अक्षांश है, इसका मतलब ये तो पृथ्वी का सतह है, यहाँ पे सतह में बिंदु है और इस बिंदु को मैंने पृथ्वी का अक्ष के साथ मिला है, तो यहाँ पे जो एंगल बना कितना डिग्री है 10 डिग्री है, इसका मतलब 10 डिग्री अक्षांश है। इसी प्रकार ये कोई पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु है और इस बिंदु को मैंने यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से मिला है, तो ये कोण मान लो कितने डिग्री का बन रहा है, ये एंगल 20 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब ये क्या 20 डिग्री अक्ष है।
20 डिग्री अक्षांश से, कितना डिग्री अक्षांश से, 20 डिग्री अक्षांश से। और ये अक्षांश यानी 20 डिग्री अक्षांश, ये 10 डिग्री अक्षांश, ये सारे के सारे अक्षांश से कहां से विसर्जित होते हैं आपके पृथ्वी के अक्ष से। कहां से होते हैं, पृथ्वी के अक्ष से। इसका मतलब कि सभी अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से विसर्जित होते हैं, तो ये बात सही है। पर इस प्रकार आ जाए कि सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से विसर्जित होती है, ये बात गलत है। क्यों, कि अक्षांश रेखा तो ये है ना, इस एक समान गोलार्ध में दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा वो अक्षांश रेखा होती है। तो इसका मतलब इस प्रकार से बात आ जाए, वो बात क्या है, गलत है। वो बात क्या है, गलत है। इस प्रकार से आ जाए कि सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से विसर्जित होती है या निकलती है। इसका मतलब है कि ये बात पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। पर अक्षांश है वो पृथ्वी के केंद्र से क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विसर्जित होते हैं, और ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस प्रकार से अगली जब विशेषता की बात करते हैं, तो अगली विशेषता ये 4 नंबर विशेषता की मैं बात करता हूं। तो अपन देखते हैं कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर जो ये अक्षांश रेखा है, यानी अक्षांश रेखाएं हैं, इन रेखाओं के द्वारा घेरा गया एरिया होता है या क्षेत्र होता है। कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं होती है, उन अक्षांश रेखाओं द्वारा निर्मित क्षेत्र या दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं कंटिबंध। क्या बोला जाता है उसको, कंटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिबंध जोड़ कहा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि दो अक्षांश रेखाएं होती है, उन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को जो क्षेत्र होता है या जो एरिया होता है, उसको किस नाम से जानते, कंटिबंध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने इस क्लास के अंदर अक्षांश रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के बारे में हमने बात की। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, कि हम कोशिश ही